भारत, जहां एक तरफ लोकतंत्र की शान है और दूसरी तरफ आर्थिक तरक्की, वहीं कुछ अंदरूनी कलह के निशान भी हैं। उन्हीं में से एक है नक्सली आंदोलन, जो दशकों से भारत को जकड़े हुए है। ये माओवादी विचारधारा से प्रेरित एक विद्रोह है। आज हम इसी नक्सली समस्या पर बात करेंगे, जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या सोच है इनकी, कहां-कहां ये सक्रिय हैं और इनसे निपटने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। नक्सली आंदोलन, जिसका नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से जुड़ा है, जहां 1957 में इसकी शुरुआत हुई। ये आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। नक्सली, जो मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सक्रिय हैं, उनका मकसद है सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत की सरकार को उखाड़ फेंकना। इनकी विचारधारा माओ त्से-तुंग की शिक्षाओं पर आधारित है, जो एक वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए हिंसक क्रांति का समर्थन करती है। नक्सली उग्रवाद का प्रभावित क्षेत्रों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से हजारों लोग मारे गए हैं, समुदायों को विस्थापित होना पड़ा है और विकास अवरुद्ध हुआ है। भारत सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, जिसमें सुरक्षा अभियान के साथ साथ विकास की पहल भी शामिल है। फिर भी ये संघर्ष एक जटिल और कठिन मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए इसकी जड़ों और इसके प्रभावों को समझने की जरूरत है। नक्सली आंदोलन की जड़ें 1957 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुए किसान विद्रोह से जुड़ी हुई हैं। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में हुआ ये विद्रोह भूमिहीन किसानों और आदिवासी समुदायों पर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ था। नक्सलबाड़ी विद्रोह ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने देश के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारी उत्साह की लहर फैला दी। चीनी सांस्कृतिक क्रांति और माओ त्से-तुंग के लंबे जनयुद्ध की विचारधारा से प्रेरित नक्सलबाड़ी विद्रोहियों ने जमींदारों और सरकार से सत्ता छीनने के लिए एक हिंसक क्रांति की वकालत की। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया, जो नक्सली आंदोलन का अगुवा बना। CPI-ML ने भारतीय सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जिसे वे पूंजीपति जमींदार सरकार मानते थे और एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। नक्सलबाड़ी विद्रोह को भारत सरकार द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने देश भर में कई अन्य माओवादी समूहों को उड़ने के लिए प्रेरित किया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां किसान अशांति और सामाजिक असमानता का इतिहास रहा है। वंचित समुदायों की शिकायतों और उनकी चिंताओं को दूर करने में भारतीय सरकार की नाकामियों के कारण नक्सली आंदोलन हालांकि खंडित गति पकड़ता रहा। नक्सली उग्रवाद के मूल में माओवादी विचारधारा है, एक क्रांतिकारी सिद्धांत जो मौजूदा सत्ता संरचनाओं को उखाड़ फेंकने और एक साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत करता है। नक्सली भारतीय राज्य को पूंजीपतियों, जमींदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ द्वारा नियंत्रित एक दमनकारी संस्था के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इस व्यवस्था को ध्वस्त करने और एक वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए हिंसा जरूरी है, जहां संसाधनों का समान रूप से वितरण हो। माओवादी विचारधारा नक्सलियों को उनके संघर्ष के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, उनके उद्देश्यों, रणनीतियों और रणनीति को रेखांकित करती है। यह ग्रामीण किसानों को संगठित करने के महत्व पर जोर देता है, जिन्हें वे क्रांति का अगुवा मानते हैं, और राज्य के खिलाफ एक लंबा जनयुद्ध छेड़ते हैं। नक्सली दूर दराज के इलाकों में मुक्त क्षेत्र स्थापित करने में विश्वास करते हैं, जहां वे नियंत्रण कर सकें, समर्थन जुटा सकें और सरकारी बलों पर हमला कर सकें। नक्सलियों की माओवादी विचारधारा की हिंसा के महिमा मंडन
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उपेक्षा और वर्ग विहीन समाज के आदर्शवादी दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि नक्सलियों के तरीके प्रतिकूल हैं और केवल हिंसा और अस्थिरता के चक्र को कायम रखने का काम करते हैं। फिर भी माओवादी विचारधारा वंचित समुदायों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो खुद को मुख्यधारा से बाहर महसूस करते हैं और सशस्त्र संघर्ष को ही अपना एकमात्र सहारा मानते हैं। भाग 4, संघर्ष के रंगमंच। नक्सल प्रभावित राज्य। नक्सली उग्रवाद ने मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों को प्रभावित किया है, जिसे रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर जमीन का यह विशाल भूभाग गरीबी, असमानता और शोषण के इतिहास की विशेषता है। नक्सलियों ने इन शिकायतों का फायदा उठाकर समर्थन हासिल किया है और इन इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खनिज संसाधनों से भरपूर लेकिन गरीबी और अविकसितता से त्रस्त झारखंड नक्सली गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। राज्य के घने जंगल और पहाड़ी इलाके विद्रोहियों के लिए आदर्श पनाहगाह प्रदान करते हैं, जो खनन कंपनियों से पैसे वसूलते हैं और सरकारी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं। एक अन्य खनिज संपन्न राज्य छत्तीसगढ़ में भीषण नक्सली हिंसा देखी गई है, जहां बस्तर क्षेत्र विद्रोहियों के गैरेज के रूप में उभरा है। एक समय नक्सलवाद का गैरेज रहे आंध्र प्रदेश ने सुरक्षा अभियानों और विकास पहलों के संयोजन के माध्यम से उग्रवाद से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी बनी हुई है, खासकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लगे सीमावर्ती इलाकों में। दक्षिण भारत में स्थित केरल में भी हाल के वर्षों में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। पश्चिमी घाट क्षेत्र विद्रोहियों के लिए एक नया मोर्चा बन गया है। कोशे बनीखे। भाग 5, उग्रवाद का मुकाबला। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और चुनौतियां। भारत सरकार ने नक्सली उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सुरक्षा अभियानों को विकास पहलों के साथ जोड़ा गया है। सरकार ने नक्सलियों का सैन्य रूप से मुकाबला करने के लिए अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों को तैनात किया है। साथ ही संघर्ष के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शासन की कमी को दूर करने के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही है। नक्सली उग्रवाद से निपटने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक वह कठिन इलाका है जहां विद्रोही काम करते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घने जंगल, पहाड़ी इलाके और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सुरक्षा बलों के लिए विद्रोहियों को ट्रैक करना और उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नक्सलियों को अक्सर स्थानीय आबादी का समर्थन प्राप्त होता है, जो उन्हें राज्य और जमींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ रक्षक के रूप में देखते हैं। एक और चुनौती नक्सली आंदोलन की खंडित प्रकृति है, जिसमें कई अलग अलग समूह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। एकीकृत कमान संरचना की कमी से विद्रोहियों के साथ बातचीत करना या उनके नेतृत्व को निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नक्सली आधुनिक तकनीक का फायदा उठाने, संचार, भर्ती और प्रचार के लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने में माहिर रहे हैं। नक्सली उग्रवाद भारतीय राज्य के लिए एक जटिल और बहुआयामी चुनौती बनी हुई है। हालांकि उग्रवाद को रोकने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन एक स्थायी समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो संघर्ष के सुरक्षा और विकास दोनों आयामों को संबोधित करे। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन को मजबूत करना, न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।